प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का किया शुभारंभ। देश भर के शिक्षण संस्थाओं की 100 5G यूज केस लैब्स किया प्रदान। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, जल्द लेंगे ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ। राज्य में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से। बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने सहित त्रुटियों का करेंगे सुधार। और रांची में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आज होगा शुभारंभ। मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें ले रही हैं हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 7वीं मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 1 वर्ष पहले 5G को रोल आउट किया जा रहा था, तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी। आज देश में 97% शहरों में 5G की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले समय में भारत 6G के क्षेत्र में दुनिया का लीडर होगा। खासतौर से वो तस्वीरें जब इसका शुभारंभ किया गया, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो नई तकनीक है वो तकनीक जो आगे बढ़ेगी और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी सतना जिले के चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में होने वाले 2 गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर तकरीबन 1 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संत रणछोड़ दास के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और साथ ही परिसर में स्थित संस्कृत विद्यालय का अवलोकन और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।
प्रधानमंत्री इस दौरान सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1968 में संत रणछोड़ दास जी महाराज ने की थी। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट द्वारा निर्मित जनरल हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी नई विंग का उद्घाटन भी करेंगे और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें साधु संत, ट्रस्ट के अतिथि और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सर्वप्रथम रघुवीर मंदिर ट्रस्ट जाएंगे, जहां युगल सरकार के दर्शन करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो राम संस्कृत महाविद्यालय के गुरुकुल जाएंगे और वहां की व्यवस्था देखेंगे और वहां के संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ मिलेंगे और राम संस्कृत महाविद्यालय की जेनेसिस को देखेंगे। उसके पश्चात वो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय आएंगे और सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के अंदर जो हमारी मेडिसिटी है, कहने का तात्पर्य पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा हेल्थ सिटी में क्या प्लान है, किस तरह से होगा, उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ में जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन करेंगे। तुलसी पीठ न्यास में प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद साधु संत महात्माओं एवं अभ्यर्थियों के साथ साथ यहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में उनकी 3 पुस्तकों का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। तीनों उनकी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। तीनों में एक व्याकरण के स्तर पे, एक जीवनी के स्तर पे और एक दर्शन के स्तर पे नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। तो गुरुजी ने एक दिव्यांगों के लिए इंटर कॉलेज स्थापित किया है और एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। तो सबकी इच्छा है, जितने भी अधिकारी यहाँ पे, कि प्रधानमंत्री जी चित्रकूट आ रहे हैं तो गुरुजी के साहित्य को तो समझेंगे लोकार्पित पुस्तकों के माध्यम से। वो गुरुजी के कार्य को, जो उनके सामाजिक कार्य हैं, उनको उनके द्वारा जो विकसित किए गए बच्चे हैं या जो उनके द्वारा स्थापित विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, उसके अलग अलग बच्चों को बुला के और उनसे मिला के समझाया जा सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 10,000 पन्नों की एक पुस्तक लिखी है जो ब्रेल लिपि में है। इसी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, जो दशकों से बुंदेलखंड एवं आसपास के राज्यों के लिए नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसके द्वारा अब सुपर स्पेशलिटी जनरल अस्पताल की शुरुआत से सभी को फायदा होगा। अब इस पूरे बुंदेलखंड में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इस सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 80 बेड होगा। और यहाँ पर जिन बीमारियों के लिए लोग दूसरे राज्यों में बड़े शहर जाते थे, अब उनको ये इलाज भी इसी ट्रस्ट के द्वारा यहीं पर मुकम्मल होगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, चित्रकूट। केंद्र सरकार 15 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती पर खूंटी के उलीहातू से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। यह यात्रा 22 नवंबर से अगले वर्ष 25 जनवरी तक देश भर में चलेगी। प्रधानमंत्री रांची के पुराना जेल परिसर में बने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क सह संग्रहालय का अवलोकन भी करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर ने कल रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का स्थल निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच के पासिंग आउट कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराया। कि आप वो भाग्यशाली अफसरों में से है जो देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब देश की पुलिस व्यवस्था में 25 साल के बाद कहीं न कहीं टॉप पर होंगे, नेतृत्व करते होंगे और देश की आंतरिक सलामती आप सभी का हाथों में है। इसलिए एकेडमी की ये अमृत महोत्सव की बैच का 75वीं बैच का एक ऐतिहासिक महत्व अपने आप में होता है। ये मौका आपको भाग्य ने दिया है, परंतु मैं जरूर चाहूंगा कि ये भाग्य ने दिए हुए मौके को आप आपके परिश्रम, निष्ठा, बलिदान और देश के प्रति समर्पण के कारण
और ऐतिहासिक बनाएं। और जब आप देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस की नेतृत्व कर रहे होंगे, कहीं कोई केंद्रीय बलों का नेतृत्व कर रहा होगा, उस वक्त हमेशा देश को एक गुमान रहना चाहिए, अभिमान रहना चाहिए कि 75वीं आरआर के सभी प्रशिक्षुओं ने ये 25 साल में देश की आंतरिक सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब मुझे विश्वास है देश सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता होगा, उसमें आप सभी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। श्री दास 31 अक्टूबर को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ ले रहे हैं। श्री दास ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी शिष्टाचार मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का 8वां चरण अंतिम मुकाम पर है। कल रांची में उनकी संकल्प यात्रा का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज श्री मरांडी ईचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। श्री सोरेन कल रांची में राज्य भर से आए पार्टी के जिला एवं प्रखंड अध्यक्षों तथा सचिवों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि श्री सोरेन ने पदाधिकारियों से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। जिन लोगों ने आज इस बैठक में शिरकत की है, उन्होंने माननीय कार्यकारी अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने में सरकार का, संगठन का सहयोग करेंगे और उन तक हम योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जो भी प्रयास करना हो हम करेंगे, जिनके लिए योजनाएं बनाई जाए। राज्य में सरेंडर करने वाले नक्सली अब जेल की जगह सीधे खुला जेल सह पुनर्वास केंद्र हजारीबाग भेजे जाएंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने संपोषित झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली जारी किया है। इस कैंप में नक्सली के साथ उनके परिवार के अधिकतम 4 लोग रह सकेंगे। जारी अधिसूचना में कहा गया कि खुला जेल सह पुनर्वास कैंप का उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बंदियों को खुला वातावरण प्रदान करना है, ताकि उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना जगे। राज्य में आज से मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 9 दिसंबर तक चलेगा। राज्य के सभी बीएलओ के उत्साहवर्धन और सम्मान के लिए आज सोशल मीडिया का महाअभियान चलाया गया। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता अपने मतदान केंद्र जाकर बीएलओ की मौजूदगी में सेल्फी को #प्राउड ऑफ माई बीएलओ के साथ टैग कर सोशल मीडिया पर साझा किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुमका में एक आदिवासी छात्र की हत्या को लेकर जिले के कुरमाहाट हटिया परिसर में आहूत आदिवासी महापंचायत में संथाल परगना के विभिन्न जिलों के अलावा धनबाद, गिरिडीह और बांका बिहार से बड़ी संख्या में आदिवासियों का महाजुटान हुआ। महापंचायत में जुटे बुद्धिजीवियों ने घटना के विरोध में पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीसी द्वारा कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण विकास, कृषि समेत अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यरत योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पंचायत भवनों की स्थिति की समीक्षा की गई और 5 नवंबर तक पंचायत भवनों की भौतिक स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पंचायत भवनों में बिजली, पानी, कंप्यूटर, शौचालय एवं इंटरनेट को क्रियाशील बनाने के लिए निर्देशित किया गया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच का कवरेज बढ़ाने, संस्थागत प्रसव में प्रगति लाने, नियमित रूप से गर्भवती महिला की मॉनिटरिंग करने समेत अन्य निर्देश दिए। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देशी रिवॉल्वर और 10 गोली बरामद की गई है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष टुप्पो ने बताया कि ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटा थाना क्षेत्र के कुल्हान जंगल में छापेमारी अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से सीआरपीएफ के एक अधिकारी घायल हो गए। घायल अधिकारी को तत्काल सहायता पहुंचाते हुए एयरलिफ्ट कर रांची में इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल जंगल में सर्चिंग अभियान जारी है। लातेहार जिले के चंदवा पुलिस स्टेशन के हाजत में बंद आरोपी की मौत हो गई। आरोपित रामगढ़ जिले के बिजलिया गांव का रहने वाला था। पुलिस ने उसे टोरी रेलवे साइडिंग से बैटरी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। डाल्टनगंज पाकी मुख्य मार्ग पर जिले के नीलांबर पिताम्बर प्रखंड क्षेत्र के मुंद्रिया गांव में 2 बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भिजवाने में स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने सक्रियता दिखाई, साथ ही इलाज के लिए आर्थिक सहयोग भी किया। बीआईटी मेसरा के सेकेंड ईयर के एक छात्र ने रस्सी के सहारे फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मेसरा ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। मृतक छात्र जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर 21 अक्टूबर की रात में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पलामू जिले के 3 बच्चों ने भी इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद इस घटना में मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 7 और एक दिल्ली का कार चालक शामिल है। पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के कोयल नदी किनारे पाठे घाट के पास से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MRMCH में भेज दिया है। पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी प्रमंडल क्षेत्र में पिछले 6 दिनों से बाघ की मौजूदगी देखी जा रही है। रिजर्व प्रशासन की पड़ताल में बाघ के बाल, मल, पदचिन्ह मिले हैं। सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। इस बीच बाघ द्वारा 2 पालतू पशुओं का शिकार करने का भी मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस क्षेत्र में लगे 15 ट्रैपिंग कैमरे में बाघ की तस्वीर अब तक कैद नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा, जिसमें झारखंड समेत देश भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारतीय खेलों के महाकुंभ की यात्रा गोवा पहुंच गई है और वातावरण रंगों, लहरों, उत्साह और रोमांच से भर गया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि गोवा की आभा जैसा कुछ और नहीं।
उन्होंने गोवा के लोगों को 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। Olympic Association and the Honorable Rajya Sabha MP Dr. P.T. Usha ji to present a preface. ये नेशनल गेम्स एक प्रकार से आपके लिए, सभी नौजवानों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड है। आपके सामने कितने अवसर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पूरे दमखम के साथ आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर मैं माय भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं और देशवासियों को मालूम है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर हम देश भर में रन फॉर यूनिटी का बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहूंगा गोवा में भी और देश के हर कोने में 31 अक्टूबर को देश की एकता के लिए रन फॉर यूनिटी का शानदार कार्यक्रम भी होना चाहिए। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज से महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। भारत की मेजबानी में हो रही इस ट्रॉफी में अपने देश के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज पहले दिन 3 मैच होगा। पहला मैच मलेशिया और जापान के बीच होगा, वहीं दूसरा मैच चीन और कोरिया तथा तीसरा मैच भारत और थाईलैंड के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया और कोच जेनेक शॉपमैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मैच की तैयारी के संदर्भ में जानकारी दी। उधर राज्य के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कल देर शाम मोरहाबादी स्थित मरांड गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, खेल निदेशक सुशांत गौरव और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह भी मौजूद थे। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत ने आज तीरंदाजी में स्वर्ण पदक के साथ शुरुआत की। महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन वर्ग में भारत की शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं में करीब 10,000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, मलखंभ और रग्बी की स्पर्धाओं का आयोजन होगा। वहीं आईसीसी विश्व कप में आज शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से होगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वनडे विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 157 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 2 विकेट खोकर 25.4 ओवर में हासिल किया। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रितिका ने 76 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 55 किलो भार वर्ग में नेहा शर्मा ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे ही चल रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं 1 नवंबर तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और अब बात कारोबार जगत की। सालों में सभी वर्गों की आय में इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या 6.37 करोड़ हो गई है। आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर नए नियम जारी किए। किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ शिकायतकर्ताओं के शिकायत दर्ज कराने की तारीख से 30 दिनों के अंदर हल नहीं मिलने पर रोजाना 100 रुपए की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 करोड़ रुपए तक की सभी एफडी पर समय से पहले निकासी की सुविधा देने को कहा है। फिलहाल यह सुविधा 15 लाख रुपए तक की थी। यह निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार ने बासमती चावल निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य $1200 प्रति टन से घटाकर 900। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रभावित होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का किया शुभारंभ। देश भर के शिक्षण संस्थाओं की 100 5G यूज केस लैब्स किया प्रदान। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। जल्द लेंगे ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ। राज्य में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से। बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने सहित त्रुटियों का करेंगे सुधार। और रांची में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आज होगा शुभारंभ। मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें ले रही हैं हिस्सा।